हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो सीटेट के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, मैंने 2021 तक के जो पेपर की जो सीडीपी आपको कवर करवा दिया है। आज हम फर्स्ट ऑनलाइन पेपर करेंगे जो कि 2022 में लिए गए हैं। जो ऑनलाइन पेपर है, आज जो फर्स्ट पेपर है उसकी सीडीपी करेंगे। हम सभी ऑनलाइन पेपर्स के प्रीवियस ईयर सबको करवाऊंगी मैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-4 दिन जो क्लासेज नहीं हुई उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक इमरजेंसी थी, इसलिए मैं आपकी क्लासेज नहीं ले पाई। अब से रेगुलर क्लासेज आएंगी और 1 या 2 क्लास तो जरूर आएगी डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ऑनलाइन पेपर है उसको करेंगे, और इसमें जो मैंने इसको नेट से डाउनलोड किया है, जैसे भी दिया हुआ है वैसे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपनी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो मैं हिंदी में ही करवा देती हूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ूंगी। तो चलिए, सबसे पहले यही पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास की प्रक्रिया एक दिवसीय होती है। यह केवल व्यक्ति के अनुवांशिकता पर प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं हैं। और लास्ट है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य रहेगा। हमें पता है विकास एक दिवसीय नहीं होता। दिशा के हिसाब से विकास की तो 2 दिशाएं बताई गई हैं। एक सिफेलोकोडल बताया गया है जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। एक प्रोक्सीमोडिस्टल है जिसमें जो विकास है वो केंद्र से परिधि की तरफ होता है। आपने बार बार पढ़ा भी होगा। एक सिफेलोकोडल होता है, एक प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जिसमें सिफेलोकोडल में जो विकास है बच्चे का वो सिर से पैर की तरफ होता है, और प्रोक्सीमोडिस्टल में जो विकास है बच्चे का वो केंद्र से परिधि की तरफ होता है। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह केवल व्यक्ति की अनुवांशिकता। जहां पर केवल आ जाए तो आपको देखते ही काट देना, वो हमेशा गलत होता है। ये नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। विकास की अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो केवल आप तभी काटोगे क्योंकि केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल नेगेटिव में सही रहेगा। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बिल्कुल, जो विकास है वो जो हमारी कल्चर है उससे प्रभावित होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पर भी फिर केवल आ गया। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है केवल उन्हीं से निर्धारित नहीं होता है। हमारा जो विकास है वो हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है। तो इसमें सिर्फ केवल आ गया। तो यहाँ पर अगर दोनों लिखे होते तो बिल्कुल सही होता। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का कारण उदाहरण है। तो यहाँ पे उदाहरण पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल जो विवेचनात्मक चिंतन है। विवेचनात्मक चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। आप इंग्लिश में देख लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर जो भी टर्म आपको इंग्लिश हिंदी में अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश को भी प्रेफरेंस देनी है आपको। तो विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उदाहरण सही है। पता करें कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, और जो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसी को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। तो ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चे के जो कारण है, जो रीजन है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्यों खाते हैं, क्या रीजन है, तो इसमें हर बच्चे के अलग अलग रीजन होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए, ये क्या है, लिमिट कर दिया गया है। तो 10 राज्यों के हर बच्चा कोई अलग 10 राज्य बता सकता है, लेकिन जो नाम है वही तो बताएगा, अपने मन से कुछ नहीं बता सकता। तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो ये क्या करेगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग को कभी बढ़ावा नहीं देता। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, 2 से 10 तक के जो टेबल लिखने के लिए बोला जाए तो वो भी क्या क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आएगा। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, ये भी क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो कविता है वो दे दी गई है और उसी को हमें क्या करना है, सुस्मरण करना है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चे की कोई भी क्रिएटिविटी इसमें बाहर नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में नियमों में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऊपर देख लिया, अगर इंग्लिश में हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो एम्फेसिस करती है कौन सी प्रिंसिपल पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो चरणीय सिद्धांत है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस है। तो यहाँ पे विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक और विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पर। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जो हमें पता है कि जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि पियाजे ने दी है, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, फिर पूर्व क्रियात्मक, तीसरी मूर्त क्रियात्मक और लास्ट में फॉर्मल स्टेज दी है। तो ये जो स्टेजेज हैं ये किस मतलब सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सिद्धांत पर आधारित है विकास की अनिरंतरता पर। यहाँ पर जो बच्चे का विकास है सेंसरी मोटर में हो रहा है, फिर
ब्रेक करके फिर वो उसमें थोड़ा तेज होगा, उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा तेज होगा। तो इस तरह से क्या है, इसमें बच्चे का विकास रुक भी सकता है। बोलते हैं बाल्यावस्था में थोड़ा बच्चे का विकास रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में तेजी से होता है। तो ये अनिरंतरता को क्या है, ये किसको स्पष्ट करता है, ये विकास की अनिरंतरता को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें आपको सेकंड के साथ जाना है। विकास की निरंतरता के अनुसार विकास की जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ये कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की मानते हैं। वाइगोत्स्की ने ऐसी कोई भी स्टेजेस नहीं दी हैं कि जो बच्चा है वो स्टेजेस में डेवलपमेंट करेगा। तो इसलिए अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जाए तो विकास के जो विकास है वो निरंतरता है। लेकिन पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं, जो भी जो साइकोलॉजिस्ट है जिसने भी स्टेजेस दी हैं उनके अनुसार वो किसको स्पष्ट करता है, विकास की अनिरंतरता को स्पष्ट करती हैं जो स्टेजेस दी गई हैं उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी बन जाती है, इसलिए मैं आपको जो आंसर है वही बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो जो लर्निंग है बच्चों की विद्यालय में किसके द्वारा प्रभावित होती है, पारिवारिक सामाजिकरण, बिल्कुल परिवार और जो समाज है उनके द्वारा प्रभावित होती है। समकक्षी समूहों के द्वारा, पीयर ग्रुप के द्वारा। अगर अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो बच्चा क्या होगा, उन्हीं की तरह बनेगा। बोलते हैं कि संगत बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा भी निर्धारित होती है और बच्चों का जो आत्मसम्मान है उसके। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। इसमें देखो सही किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में क्या कर सकते हैं। तो पूर्व क्रियात्मक चरण में यहाँ पे पूछा, जो सेकंड स्टेज दिया है, फर्स्ट है हमारी सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे में क्या कर सकते हैं, प्रतिलोमिक चिंतन। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इंग्लिश को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको चीजें याद रखनी है। रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग, रिवर्सिबल थिंकिंग, मेक बिलीव प्ले, और जो क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कंसेप्ट है वो बच्चे में पूर्व क्रियात्मक चरण में बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा मेक बिलीव प्ले है, ये क्या है, ये पुरुष क्रियात्मक अवस्था में बच्चा कर सकता है। जो प्रतीकात्मक खेल है, जो प्रतीकात्मक खेल है वो बच्चा किस में खेल सकता है, वो पुरुष क्रियात्मक जो स्टेज है उसका एग्जाम्पल रहेगा, जिसको हम सिंबॉलिक थॉट भी बोलते हैं। इसमें बच्चा जैसे ए फॉर एप्पल, हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो सिंबॉलिक के चीज़ों को कनेक्ट करके सीखता है। तो ये क्या रहेगा, इसका पुरुष क्रियात्मक अवस्था का ये एग्जाम्पल रहेगा। और रिवर्सिबल थिंकिंग, ये किस में आ जाता है, इसमें बच्चा जो रिवर्सिबल थिंकिंग है वो बच्चे में कौन सी अवस्था में आ जाती है, ये बच्चे की मूर्त क्रियात्मक अवस्था में ये आ जाती है। और जो क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन है, ये दोनों कंसेप्ट भी बच्चे में किस में आ जाते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में डेवलपमेंट हो जाता है, इन दोनों कंसेप्ट का भी। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिंबॉलिक थॉट है वो पुरुष क्रियात्मक अवस्था में होता है, और जो बच्चा प्ले करता है, जो मेक बिलीव प्ले जो खेलता है, जिसको हिंदी बोला जाता है प्रतीकात्मक खेल, जैसे कि रिमोट को फोन बना के खेल लेना, तो ये क्या है, ये प्रतीकात्मक खेल है। तो बच्चा क्या समझ रहा है, रिमोट को फोन समझ रहा है और उससे वो खेल रहा है, तो ये क्या प्रतीकात्मक खेल है। तो ये किस में आ जाता है, बच्चे की जो 2 से 7 वर्ष तक की जो स्टेज है उसमें डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। और जो प्रतिलोमिक चिंतन है, अनुक्रमिक वर्गीकरण है, जिसमें बच्चा संरक्षण है, ये सब कंसेप्ट मूर्त क्रियात्मक के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है, कंजर्वेशन का कंसेप्ट हर बार कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो यहाँ पे वही आ गया, प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। तो बच्चा क्या है, वह प्रतीकात्मक खेल खेल रही है, लेकिन जो दूसरे का जो दृष्टिकोण उसको समझ नहीं पाती है, तो वह क्या है, इगोसेंट्रिक है। वह दूसरे के बारे में नहीं सोच पाती है, वह सिर्फ अपने बारे में सोच पाती है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे, हमें पता है कि जो बच्चा है इकोसेंट्रिक कौन सी स्टेज में होता है, पियाजे की जो इकोसेंट्रिक स्टेज है वो बच्चे की पुरुष क्रियात्मक अवस्था रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें बच्चा इकोसेंट्रिक भी होता है, और इसमें बच्चा अभी ऊपर भी हमने बताया इसमें क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसमें जो सिंबॉलिक थॉट है बच्चे में इसी अवस्था में आती है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो अवस्था रहेगी वो रहेगी संवेदी कामक, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो मूर्त चिंतन है उसकी अवस्था रहेगी, और जो हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पनाओं की जो अवस्था रहेगी वो रहेगी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो कौन सा अभिलक्षण रहेगा जो नैतिक विकास मॉडल में, जो कोलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें उसने 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल दिए हैं, और कितनी 6 स्टेजेस दी हैं, आपको याद रखनी है। तो इसमें पूछा है कि नैतिक विकास के मॉडल में क्या सम्मिलित है। नैतिक विकास चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो ये पूछा गया है कि जो बच्चे में जो नैतिक विकास की जो भावनाएं हैं वो जैसे हमारा जो सार्वभौमिक का मतलब है सब जगह एक जैसे होती हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसमें वो इकोसेंट्रिक रहेगा, वह पुरस्कार व दंड से सीखेगा नैतिक भावनाएं, गलत चीजें। तो इसमें यही पूछा है कि सब जगह सेम लागू होती हैं, तो बिल्कुल सही है। ये नैतिक विकास के चरणों का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है,
नैतिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर, ये इंटायरली आ गया, ये नेगेटिव टैगवर्ड रहेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर भी निर्भर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है, तो उसके लिए हमें उसको किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, लर्निंग के लिए और असेसमेंट के लिए। बिल्कुल सही है, लर्निंग के लिए ही हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और असेसमेंट के लिए कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, क्या कमी है। केवल अध्यापन केवल आते ही तो आपको काट देना है, केवल मूल्यांकन के लिए भी नहीं, और इसमें इंटेलिजेंस की तो कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अब यहाँ पे अध्यापिका ने आधा हल किया हुआ उदाहरण किस लिए दिया? ताकि बच्चा आगे अपने आप कर सके। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल रहेगा? वो किस चीज का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम का, फाड़ का, या फिर द्वंदात्मक अधिगम या अनुकूलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होएगा हमारा फाड़ रहेगा इसका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका इस्तेमाल कर रही हो, स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है। इसमें बच्चे को कुछ तो हेल्प दे रही है, बाकी बच्चा खुद कर रहा है। तो ये किसका आंसर रहेगा? जहां पर बच्चा अटकता है और उस जहां पर बच्चा अटक रहा है और वहां पर जो टीचर द्वारा जो भी हेल्प दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? स्कैफोल्डिंग का रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रगतिशील कक्षा है उसके माहौल के अनुसार कौन सी अभिव्यक्ति है? निर्णय निर्धारण में जो हमें पता है प्रगतिशील जो शिक्षा है उस पर किसने? जॉन डेवी ने जोर दिया है, जो हमारे बिहेवियरिज्म है और जो आजकल के जो संरचनावादी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ही ज़्यादा जोर दिया है। इसमें बच्चे को एक्टिव रखा जाता है। आपको बस याद रखना है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, और सब चीज़ें आपको भूलकर सिर्फ बच्चे को एक्टिव रखना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बिल्कुल सही। भयमुक्त अधिगम, वातावरण की संरचना, बिल्कुल सही। इसमें पूछा है कि माहौल के अनुसार है, निम्नलिखित में कौन सी विवर्ती प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना, बिल्कुल सही। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, तो ये तो सभी माहौल के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसीलिए आपको क्वेश्चन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में ध्यान देना है। देखो यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है हिंदी में, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको दोनों लैंग्वेज एक बार ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है। तो नोट के हिसाब से हमारा जो आंसर रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि अध्यापन द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना प्रगतिशील शिक्षा में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बच्चा बिल्कुल पैसिव हो जाएगा, इसमें बच्चा हमें क्या रखना है? एक्टिव रखना है। तो इसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा नोट के हिसाब से। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्तर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर हमें समूहों में नहीं, सेग्रीगेशन नहीं करना है उनका। क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? यह अध्यापन के लिए सुविधाजनक है या विद्यालयों के लिए सुविधाजनक है? यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। हमें प्रतिस्पर्धा की तो बात ही नहीं करनी। असुविधाजनक विद्यालयों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर विद्यालय कुछ करना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है। इसका जो मेन जो रीजन रहेगा वो रहेगा 4th, बुद्धि लब्धि स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो हमें बच्चे को लेबलिंग नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि लब्धि के आधार पर हम उनको अलग करेंगे तो ये एक लेबलिंग का उदाहरण रहेगा, और हमें बच्चे को तो लेबलिंग करनी ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने हमें पता है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में कितनी शायद 1999 में लिखी थी उन्होंने अपनी फ्रेम ऑफ इंटेलिजेंस लिखी थी, जिसमें उसने क्या दिया था? अपनी बुद्धि की 8 जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, बुद्धि के प्रकारों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे पूछा कि तरह तरह के अध्यापन रणनीति इस्तेमाल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तार्क विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में अधिक मददगार है। तो आप अगर इंग्लिश में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की है, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ये किस लिए हेल्प? ये हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना है। आप सिर्फ हिंदी में ही अगर चीज़ों को याद करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो आपको चीज़ों को, टर्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल की जो उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको अगर इंग्लिश में याद कर लो तो बिल्कुल सही रहेगा। इसको हम टेलीस्पीचिंग बोलते हैं, और इसको जब 1.5 साल से 2 साल का बच्चा है
आप अगर इंग्लिश में ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, जब 1.5 से 2.5 ईयर का जो बच्चा हो जाता है वो पहली बार 2 शब्दों को बोलना सीखता है और 2 शब्दों से वह क्या एक वाक्य बोल सकता है, जैसे पानी दीजिए, मम दीजिए। तो ये क्या पहली बार अगर वो क्या सकता है 2 शब्दों को क्या जोड़कर वाक्य बनाना सीख रहा है तो फर्स्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। और ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, कथन क्या दर्शाता है। लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद या लैंगिक शिथिलता। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन और जो स्टीरियोटाइप है उसमें कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो स्टीरियोटाइप है उसके अंदर ही जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादातर प्रेफरेंस स्टीरियोटाइप को देनी है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये रहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल रहेगा, लैंगिक रूढ़िवाद का उदाहरण रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें यहाँ पर एक बोला गया कि जो ज़्यादातर जो पुरुष है उनमें दिमाग ज़्यादा होता है, वो दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं। ये पहले से ही चली आ रही चीज़ें हैं। अगर जो लैंगिक भेदभाव बहुत पहले से चला आ रहा है तो वो जो लैंगिक रूढ़िवाद का एग्जाम्पल बन जाता है। अगर कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो लंबे समय से चला आ रहा है तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये किसका, जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे नहीं है, आपको ध्यान देना है, क्या नहीं होता है। प्रगतिशील कक्षा, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें हमेशा बच्चा एक्टिव रहेगा और एक्टिव बच्चे के के अनुसार ही आप क्या देंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, उसका जो आंसर है उसको चूज करेंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट है इसका, प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, तो यहाँ पर अध्यापकों द्वारा बोला गया है तो अध्यापक तो कर सकते हैं। 100 मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, तो यहाँ पर 100 मूल्यांकन भी होगा क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो 100 मूल्यांकन कर सकता है, अपने जो साथी है उसका भी क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, यहाँ पर केवल आ गया और नेगेटिव पूछा तो मैंने बोला था कि नेगेटिव आ जाए और नेगेटिव में केवल आ जाए तो वही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, मानक निर्देशित मूल्यांकन। मानक निर्देशित का मूल्यांकन का मतलब है अपने लास्ट में जो आप क्या लेते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने बच्चे को जज कर लिया कि बच्चा ऐसा है। तो जरूरी नहीं कि वो उसमें फेल भी हो सकता है, किसी रीजन से फेल हो सकता है और बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है। तो इसलिए हमें केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंचित और हाशिए पर स्तर समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापिका क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं जो कि ऐसे वर्ग से आते हैं जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पर चला गया है, तो अगर उनकी भाषा को हम या संस्कृति को हम स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो ये किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, ये पूछा गया है। शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों की सहानुभूति या फिर विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ तो करनी ही नहीं है कि ये कमजोर वर्ग से आ रहा है तो इनके प्रति सहानुभूति दिखा लेते, चलो इनकी भाषा को लेते हैं और पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लेते हैं। और शिक्षा में समानता और शिक्षा में साम्यता, इक्वलिटी और इक्विटी, इक्विलिटी और इक्विलिटी, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। समानता का अर्थ है अगर आप कोई भी चीज़ें ले रहे हो तो इक्वल इक्वल लेना। जैसे अगर हम समानता को दर्शाएगा तो ये जरूरी नहीं, हमारे जो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं अगर उनको भी हमें फिर पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा तो ये इक्वलिटी को बिल्कुल नहीं दर्शाता है, ये शिक्षा में साम्यता को दर्शाता है। कुछ चीज़ें हमने उनकी भाषा की ले ली, साम्यता का मतलब क्या है, नीड के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ों को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसको बोलता है शिक्षा में साम्यता। तो ये क्या दर्शाता है, शिक्षा में साम्यता इक्विटी को दर्शाता है। तो अगर इंग्लिश में देखें तो इक्विलिटी इन एजुकेशन, इक्विटी, तो ये किसको दिखाता है, इक्विटी को दिखाता है। अब मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी और बहन 2 काम करते हैं लेकिन किसी कारणवश आज मम्मी बीमार पड़ गई है और वह कार्य नहीं कर पाई तो आपको भी कार्य करना पड़ सकता है। तो वो किस लिए है, वो क्या, वो इक्विटी को दर्शाता है, तो वो इक्विलिटी को नहीं दर्शाता है। तो यही इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो किस लिए किसको दर्शाएगा, ये इक्विटी को दर्शाएगा। नेक्स्ट है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसको समझने में, गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, संलीनता, गणितीय वैकल्य। आप इंग्लिश में देखिएगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद आएंगी, ऑटिज्म, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो आपको मैं बता दूं ये 3 चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, यहाँ से एक एग्जाम में जरूर आता है। आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए या रट लीजिए। एक ही बात है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, और कैलकुलेशन हम मैथ में करते हैं तो ये किससे रहेगा, मैथ से। अगर मैथ्स में बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है गणितीय क्रियाओं तो ये डिसकैलकुलिया इसका जो आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर, डिसकैलकुलिया। अब डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, किससे संबंधित है, ये लेखन संबंधी अगर असमता है बच्चे में तो क्या है, डिस्ग्राफिया रहेगा उसमें। और बच्चा पढ़ने में
पढ़ने में उसकी कठिनाई महसूस करता है तो किससे संबंधित रहेगा, डिसलेक्सिया से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक सर्वे बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में कौन सी रणनीति प्रभावी होगी। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, सर्वे बाधित, जो बच्चा सुन नहीं सकता, तो उसके लिए हम कौन सी रणनीति अपनाएंगे। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल बिल्कुल सही हो सकता है। वीडियो देख तो सकता है, कम से कम चलचित्रों को प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल हो सकता है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्त सारी गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसे गेस्चर देकर समझा रहा है, तो इससे जो वो है सुन नहीं सकता जो बोल रहा है उसको, लेकिन वो कई इशारों से समझ सकता है, तो ये भी सही हो सकता है। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि अगर वह चित्र देखकर समझ सकता है, अगर बोलकर नहीं समझ रहा तो। संप्रेषण हेतु केवल मुख्यतः मौखिक माध्यम पर आश्रित होना, मौखिक माध्यम केवल वह कोई भी टीचर है वो लेक्चर दे के समझा रहा है और बच्चे को सुन ही नहीं सकता, तो वो क्या मुख बैठा रहेगा, तो ये तो जो तरीका रहेगा ये बिल्कुल गलत रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पूछा गया है, तो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वाग्रह को उजागर करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई अध्यापक किसी मतलब जेंडर बायसनेस को अपना रहा है, यह कौन सी एक्टिविटी उजागर कर रही है। लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। तो यहाँ पर यह बताया गया कि बच्चों को टीचर ने क्या कर दिया गया है, लड़की अलग बैठेंगे, लड़के अलग बैठेंगे, और इस जाति के अलग बैठेंगे, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अलग बैठेंगे। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये जेंडर बायसनेस का एग्जाम्पल रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का प्रशिक्षण और प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गलत चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर हमें बच्चे को कभी भी अलग नहीं करना है। एटलीस्ट अगर आप मानते हैं जाति धर्म को, तो आपको, अगर आप टीचर हैं तो एज ए टीचर आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है। एज ए टीचर के रूप में आपको सभी को साथ लेके चलना है, कभी भी बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, वो जेंडर बायसनेस का दिखा रहा है टीचर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपको क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो बच्चे को कैसे अवसर प्रदान करें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके, वही बच्चा क्रिएटिव होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचकर किसी बेस्ट विकल्प को सोचता है, बेस्ट विकल्प को निकाल के लाता है समस्या के समाधान के लिए। तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के लिए, तो यहाँ पे पूछा गया विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सृजनात्मकता बढ़ावा देने के लिए मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने, तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। बच्चे में हमें खोज और सोच को बढ़ाना है, तभी वो क्या रहेगा, उसकी क्रिएटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, तो परीक्षा देने के लिए ही नहीं, हमें वैसे भी उनके कौशलों को विकसित करना है। अभिसारिक सोच हमेशा इंटेलिजेंस से प्रभावित, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंटेलिजेंस है वो किससे संबंधित है, जो बुद्धि है वो हमेशा अभिसारिक सोच से या जो कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित रहेगी, और जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित रहेगी। आपको याद रखना है, ये चीजें पूछ ली जाती है कई बार। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मक कक्षा, उसमें बच्चे की जो संज्ञानात्मक सहभागिता उसको किस प्रकार हम सुसाधित कर सकते हैं। बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, बिल्कुल बच्चे भाग ले रहे हैं वार्तालाप से, अध्यापकों के सहयोगों द्वारा भी, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये भी सही है। बाह्य रूप से आरोपित अनुशासन के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। ये बोला जाता है कि जो बच्चा असफल हो गया तो क्या हो गया, जो सिस्टम फेल हो गया, ऐसे बोला जाता है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो एक बार देख लीजिए, फेलर्स ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलर ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि विद्यालय की असफलता होती है, ऐसा कथन किस वाक्य को समर्थन करता है। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, तो उनको क्या है, विद्यालय पहचान नहीं पाते हैं, उनमें जो विद्यालय हैं, जो टीचर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, कि कोई भी जो कंसेप्ट है वो प्रासंगिक भी है और मीनिंगफुल भी है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। परिभाषा तो क्या कर रहे हैं, हम रटवा रहे हैं चीज़ों को, रटवाना तो हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना बिल्कुल सही है, बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ दीजिए आप कोई भी चीज़ें, तो उससे बच्चा क्या सीखेगा, प्रासंगिक भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे पूछा है कि बच्चे में डर बैठ गया है कि वो फेल होगा या फेलियर का डर है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, उसको दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। एक बार इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे, फियर्स ऑफ फेलियर नीड्स टू डिस्करेज इन चिल्ड्रंस विद इन ए क्लासरूम बिकॉज, हमें जो असफलता के भय उसको दूर करना चाहिए जो कक्षा में, वह क्यों करना चाहिए? क्योंकि कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी गलत हो जाएगा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीजें हैं वो बच्चा त्रुटियां करता है, फेल होता है, तो ये क्या है, ये स्वाभाविक है बच्चे में, और इसका जो भय है वो नहीं होना चाहिए बच्चे में, तो ये क्या है, उसके जीवन का हिस्सा है। तो इसलिए ये जरूरी है, भय को दूर करना हमें जरूरी है, क्योंकि जो असफलता और जो त्रुटियां वो तो बच्चा करेगा ही और उन्हीं के द्वारा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि पुरस्कार देना अच्छा तरीका नहीं, क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, मतलब कम होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, तरीका उत्तम क्यों नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा हमारी कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती नहीं है, हम सिर्फ पुरस्कार के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, पुरस्कार मिलेगा तभी पढ़ेंगे, इसलिए ये क्या हो जाता है, हमारी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कुछ, जो क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी गई है। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पूछा गया कुछ जो विशेषताएं दी हैं, तो कौन सी मतलब करेक्टरिस्टिक एक अच्छे समाधानकर्ता की है? तो यहाँ पे देखिए, सृजनात्मकता होगी, जो अच्छा समाधान कर सकता है, प्रतिक्रियात्मक अनन्यता की कमी, अपसारी चिंतन, बिल्कुल ये तीनों सही हैं। अगर बच्चे में क्रिएटिविटी होगी और वह जो प्रतिक्रियात्मक अनन्यता की कमी, तो ये क्या है, तो बच्चे को पहले से नहीं सोचता, प्रॉब्लम आती है तभी वो टैकल करेगा, तो ये उसकी चीज ये भी होगी बच्चे में, और अपसारी चिंतन तो होता ही है अगर क्रिएटिविटी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षिका की विद्यार्थियों की सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। संदर्भ निम्न में कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, या फिर शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने में एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा तो सिखानी ही नहीं है क्लास में, आपको बस इतना ध्यान रखना है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण देना चाहिए, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करती हैं। अगर टीचर्स किसी बच्चे से एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ वो बच्चा अपना अच्छे से बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो यहाँ पे पूछा है, जो पॉजिटिव हमें इन्वायरमेंट देना है बच्चे को, तो वो कैसे दे सकती है? एक तय निर्धारित समय सारणी की अनुपालना करके, पुरस्कार एवं सज्जा का प्रयोग कर, बच्चे को अनुशासित रखकर, ऐसा भी कुछ नहीं है, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल सही है ये। बच्चा अगर रो रहा है, अगर बच्चा मायूस है, तो क्यों है, तो इन सब संवेगों को सीखने की प्रक्रिया में हमें हिस्सा बनाकर ही क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा वातावरण उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या एक शिक्षक को एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती नहीं दे सके? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमें शिक्षक को सत्ताधारी शिक्षक के रूप में नहीं देखना है। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञापालन और आदर के मूल्य को सीख मिलती है, बिल्कुल गलत नहीं। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन तथा संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान करता है, गलत नहीं, हमें नहीं देखना चाहिए ऐसे शिक्षक को। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं हमेशा, और उनकी सांप्रदायिकता स्पष्टता में कमी रह जाती है। अगर कोई शिक्षक सत्ताधारी है, वो डांट देता बच्चे को बार बार, कोई भी टीचर है, एज ए टीचर आप भी अगर बच्चे को जोर जोर से डांटते हैं, हर बात पे उसको टोकते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे हिचकिचाएंगे आपको प्रश्न पूछने के लिए, और हमें ऐसा शिक्षक बिल्कुल नहीं बनना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या शिक्षिका को विद्यार्थियों को गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो यहाँ पे पूछा गया है, अगर कोई बच्चा गलत उत्तर दे रहा है तो उसको सही करना चाहिए। हाँ, बच्चों को त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा संशोधन करना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं। अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने देना, पहले हम बाद में उसका सोल्यूशन कर देंगे। नहीं, बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिना गलत होने के भय से हमें अभिव्यक्त करना देना है बच्चे को। ये नहीं कि बच्चा गलत बोल रहा है तो बोलेगा ही नहीं, तो उसको कम से कम बोलना तो आएगा। कुछ गलत बोल रहा है तो वो क्या होगा, आगे सही भी बोलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक की कमी को दर्शाते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे किसके CDP के क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट ऑनलाइन पेपर रहेगा, कल हम सेकंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।